हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान, जी हाँ यही हम पढ़ रहे हैं। और सामाजिक विज्ञान विषय में हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद, रूस की क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की थोड़ी सी झलक भी हम देख चुके हैं और जर्मनी का इतिहास भी देखा कि वहाँ पर किस तरह से नाजीवाद आया और नाजीवाद का पतन कैसे हुआ, हिटलर का पतन कैसे हुआ, उसकी प्रोपेगेंडा वाली राजनीति सब देखी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमको ये लग रहा था कि क्या विश्व इतिहास का जो अध्ययन है वो यही बस है? जी नहीं, हमने ये भी देखा कि केवल यूरोप का इतिहास पढ़ना या राजा रजवाड़ों का इतिहास पढ़ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों के बारे में जानना ही इतिहास नहीं होता। इतिहास दूर जंगलों में भी रचा जाता है। जी हाँ, इसीलिए हम अफ्रीका और एशिया, जिनको तथाकथित रूप से ये यूरोपीय कंपनियां बोलती थी कि हम इनको सभ्य बनाने आ रहे हैं, इन सभ्यता वाले देशों की असभ्यताओं को भी हमने फ्रांसीसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन मतलब रशियन क्रांति और जर्मनी में देख चुके हैं। और अब हम वन्य समाज और उपनिवेशवाद के माध्यम से हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो यूरोपीय कंपनियां भारत, मलाया, जावा, अफ्रीकी ऐसे देशों में आती हैं और वन्य समाज और उन पर आश्रित समुदायों का जीवन किस तरह से जीना मुहाल कर देती हैं। इसी चीज़ को लेकर के पिछले अध्याय में हम लोगों ने वन्य समाज और उपनिवेशवाद के अंतर्गत देखा था वनों का विनाश क्यों। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। वनों का विनाश क्यों, तो ये हम लोगों ने उसके 3-4 कारण देख चुके थे, इनको भी अभी हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। आप लोगों ने भूगोल में देखा होगा रोपण कृषि, बस उसी से रिलेटेड ये कुछ चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और इस व्यावसायिक वानिकी ने किस तरह से वन्य समुदाय को, वन्य समाज को प्रभावित किया, इसके बाद आगे क्या गतिविधियां हुई, अंग्रेजों ने इस व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत क्यों की, किसके माध्यम से की, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है। तो इसके पहले वाला जो कंटेंट था, इसके पिछला जो वीडियो था वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद का, उसके अंतर्गत हमने ये देखा कि वनों का विनाश क्यों किया गया। तो यहाँ पर दिया है जहाज निर्माण के लिए, मुख्य रूप से जहाजरानी यानी जहाजी बेड़े बनाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश जो सरकार थी ब्रिटेन में, वह समुद्र में बहुत मजबूत थी। उसकी नौसेना के लिए जहाज़ों की ज़रूरत होती थी, जहाज़ों के लिए लकड़ी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर बलूत वृक्ष की कमी होने लगी थी। इसके बाद हमने देखा कि अंग्रेज़ों को या ब्रिटिश कंपनियों को, या जो उन्होंने भारत में उपनिवेश बना लिए थे, अंग्रेज़ों को या ब्रिटिश कंपनियों को अपने देशों में स्थापित कारखानों के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती थी। आपको ये मालूम होगा कि प्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में कारखाने बने थे। अब इंग्लैंड के बारे में ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में उसका कहीं सूर्यास्त नहीं होता था उसके साम्राज्य में, मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब जगह पर ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ब्रिटिश के उपनिवेश बने हुए थे, ब्रिटिशर्स के, अंग्रेज़ों के। तो बस उन उपनिवेशों से चीज़ों को अपने देशों में लाने के लिए उनको आवागमन के साधन विकसित करना थे। उसी के अंतर्गत रेलगाड़ी का उस समय पे इंजन आने के बाद में, स्टीम इंजन आने के बाद में रेल परिवहन का विस्तार हुआ और उसके लिए स्लीपर्स बनाने के लिए, पटरियों के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। इसको भी हमने पिछले अध्याय में देखा और समझा। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है कि तीसरा बिंदु जो आया था वह था व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए। जंगलों को काटा गया था ताकि जंगलों को साफ करके और उनकी जगह पर व्यावसायिक फसलों को उगाया जाए। तो इसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को कहा गया व्यावसायिक वानिकी। तो यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वनों का विनाश क्यों शुरू हुआ था। वनों का विनाश निश्चित रूप से औपनिवेशिक काल में यूरोपीय कंपनियों के आने के बाद ये जो 3 बिंदु आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसकी वजह से हुआ था। लेकिन चिंता की बात यह थी कि जैसा कि आपको पता है कि पिछले अध्याय के अंतिम में जब हम गए थे तब हमने देखा था कि जिन लकड़ियों की ज़रूरत अंग्रेज़ों को पड़ रही थी, ब्रिटिश सरकार को पड़ रही थी, उसके लिए वो क्या करते थे, ठेकेदारों को जंगल ठेके में दे दिया करते थे कि आपको एक जंगल ठेके में दिया, आप उसको कटवा कुटवा के लकड़ी तैयार करके हमको भिजवा दीजिए। लेकिन इसकी वजह से ठेकेदारों ने अंधाधुंध तरीके से लकड़ियां काटना शुरू कर दी और परिणाम ये हुआ कि रेलवे लाइन के आसपास जितने भी जंगल थे वो विलुप्त हो गए। अब अगर स्लीपर्स बदलना हो या कुछ नई चीज़ों के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ जाए
तो जंगलों का विनाश हो चुका था, वहाँ पर जंगल नहीं बचे थे। तो अंग्रेज़ों की पेशानी पर बल आए और अब वे जंगलों को अपने स्वार्थ के लिए बचाने के लिए नियम कानून बनाने के लिए बाध्य हुए। अब उन्होंने कैसे जंगलों के नियम बनाए, किसको बुला करके जंगलों की कार्यवाहियाँ दिखवाई, मतलब मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का प्रबंधन किसको सौंपा, उसने जब भारत आया तो उसने जंगलों को कैसे विभाजित किया, उसके विभाजन से आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा, इन तमाम चीज़ों को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और जानिए, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए। चलिए हम देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अंग्रेज़ों को चिंता इस बात की थी कि जो लोकल क्लाउड्स थे, जो लोकल कम्युनिटीज़ थीं, स्थानीय लोग थे जो जंगलों का उपयोग करते थे, वे और व्यापारी जिनको ठेका पे जंगल काटने का काम दिया गया था, यदि अंधाधुंध तरीके से इन्होंने जंगलों की कटाई की तो जंगल नष्ट हो जाएंगे। ऐसे में एक व्यक्ति था डाइट्रिच ब्रैंडस। यह एक एंग्लो जर्मन विशेषज्ञ था, ब्रिटिश जर्मन विशेषज्ञ था, और इसको इन्होंने बुलाया भारत। उस समय बर्मा के आसपास काम करने के लिए बुलाया था, बर्मा के जंगलों में काम करने के लिए। तो ये महोदय भारत आ गए। कौन? डाइट्रिच ब्रैंडस। ध्यान रखिएगा नाम इसका, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंग्रेज़ों ने भारतीय वनों के प्रबंधन के लिए किस को भारत बुलाया था। तो डाइट्रिच ब्रैंडस ये जर्मन विशेषज्ञ था और जंगलों में बहुत शानदार काम इस बंदे ने किया हुआ था। ये जब भारत आया तो इसको सबसे पहले देश का वन महानिदेशक नियुक्त कर दिया। अंग्रेजों ने बोला कि मिस्टर डाइट्रिच ब्रैंडस, आप भारत के वन महानिदेशक नियुक्त किए जाते हैं। अब वन महानिदेशक नियुक्त होने के बाद इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। एक बात आपको बता दूं कि ये जो ब्रैंडस थे, इनकी सोच निश्चित रूप से फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब वन संरक्षण की थी कि एक थोड़ा थोड़ा उसका उपयोग करते रहें और पूरा जंगल नष्ट ना हो। और इसके लिए इन्होंने लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक सिस्टम डेवलप करना इनका उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेज शासक थे, उनके दिमाग में जंगल में तो पेड़ पत्तों की जगह पर पैसे लदे हुए दिखाई देते थे। उनको ये लगता था कि भारत के जंगलों से जितना हो सके दोहन करके हम व्यापारिक रूप से समृद्ध हो जाएं। और इन कुछ चीज़ों को लेकर के ब्रैंडिस और ब्रिटिश सरकार के बीच में मतभेद भी रहे हैं। हालांकि वो आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं दी गई है, इसलिए इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। करिकुलम के हिसाब से जो चीज़ें हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये देख लिया हमने कि ब्रैंडस महोदय ने संरक्षण विज्ञान में लोगों को ट्रेन करना और एक व्यवस्थित जंगल तंत्र को डेवलप करने में काम शुरू कर दिया। अब इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ थी कि पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाए, पशुओं को जंगलों में चरने जाने से रोका जाए, जंगलों को केवल लकड़ी उत्पादन के लिए ही रिजर्व किया जाए, और यदि कोई व्यक्ति पेड़ काटता है इन सब के बावजूद भी, पाबंदी के बावजूद पशुओं को चराता है, जंगल से लकड़ी काट कर लेकर आता है, तो उसे नियमों का उल्लंघन माना जाए और नियमों के उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान किया जाए। और इस काम के लिए निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें ऐसी तो होंगी नहीं, इसके लिए कानून की ज़रूरत पड़ेगी, कानून बनाना पड़ेगा, कानूनी मंजूरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो बस इसके बाद उन्होंने कानून बनाया और कानून बनाने के बाद ये डिसाइड हो गया कि जंगल की लकड़ी, पत्ते, फल, फूल, किसी भी वन संपदा का उपयोग एक निश्चित सीमा तक किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, और यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। तो इस तरह से ब्रैंडिस महोदय ने क्या किया, ये काम किए। सबसे पहले इन्होंने सन 1864 में, कब? ब्रैंडिस महोदय ने सन 1864, समय याद रखिएगा, भारतीय वन सेवा की स्थापना की। एग्ज़ाम्स में हर जगह आता है ये, बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। आपकी क्लास छोटी है तो आपकी क्लास में दिया हुआ है, इसलिए इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? 1864 में हुई, उपनिवेशिक काल में। 1864 में ब्रैंडिस महोदय ने भारतीय वन सेवा को स्थापित कर दिया और इसके बाद जस्ट एक साल बाद 1865 में उन्होंने ये जो भारतीय वन सेवा के अंतर्गत भारतीय वन अधिनियमों को सूत्रबद्ध किया, मतलब इनको लिखित में ले लिया।
एक किताब बना दी कि भारतीय वन अधिनियम में ये चीज़ें होंगी। 1906 का साल आया, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में कर दी गई। देहरादून कहाँ स्थित है? देहरादून भारत के नवीन राज्य है एक, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है, देहरादून, वहाँ पर स्थापित की गई। अब ये जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था देहरादून में, यहाँ पर वैज्ञानिक वानिकी की शिक्षा दी जाती थी। मतलब इस वैज्ञानिक पद्धति से जंगलों को कैसे बढ़ाया जाए और उनका कैसे व्यावसायिक उपयोग किया जाए, इसकी शिक्षा देहरादून में दी जाती थी। व्यावसायिक वानिकी किसे कहते हैं ये मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं भारतीय वन अधिनियमों की। तो 1865 में जो भारत का वन अधिनियम लागू हुआ था, इसमें 2 बार संशोधन हुआ। पहला संशोधन आपको मैप में जैसा कि दिख रहा है, स्लाइड में जैसा कि आपको दिख रहा है, 1878 में हुआ और दूसरा संशोधन 1927 में हुआ। सबसे पहले हम 1878 के संशोधन की बात करते हैं। तो 1878 के संशोधन में पूरे जंगलों को भारत के 3 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। 1878 में ध्यान रखिएगा, 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई, 1865 में वन अधिनियम बना और 1865 के वन अधिनियम में संशोधन किया गया पहली बार 1878 में, और उसमें जंगलों को 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया। पहली श्रेणी थी आरक्षित वन की, दूसरी सुरक्षित वन की और तीसरी ग्रामीण वन की। अब सवाल आता है कि आरक्षित वन किसे कहते हैं, तो हमने इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ा हुआ है, प्राकृतिक वनस्पति वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे अच्छे जंगल उनको आरक्षित वन कहा जाता था। सबसे अच्छे जंगल मतलब जो पूरी तरीके से सरकारी संरक्षण में रहते थे, गांव वालों को इसमें घुसने तक की इजाज़त नहीं होती थी। इन जंगलों में से कोई भी व्यक्ति अपने उपयोग के लिए एक लकड़ी की डंडी भी नहीं उठा सकता था। मतलब आरक्षित वन से यही तात्पर्य हुआ कि आप उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। अब बचे 2 जंगल, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन। इन जंगलों से आप अपना घर बनाने के लिए, ईंधन के लिए लकड़ियां ले जा सकते थे। तो ये 1878 के वन संरक्षण अधिनियम में सुधार की बात हुई। अब हम पीछे जो छोड़ के आए हैं वानिकी, व्यावसायिक वानिकी के अंतर्गत, जो वैज्ञानिक वानिकी के अंतर्गत जो बात की जा रही थी कि जंगलों को काटकर एक ही प्रकार की फसलें लगाना, तो वो जो वैज्ञानिक वानिकी थी वो उस समय भले उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए लागू कर ली हो, लेकिन आज की परिस्थिति की बात कर रहे हैं हम। आज के जो इकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान के, जंगलों को समझने वाले जो लोग हैं, वे लोग ये मानते हैं कि यह जो पद्धति थी वैज्ञानिक तो कही ही नहीं जा सकती, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति होती है जो आम जन के लिए तो प्रभावी और लाभकारी हो ही, साथ ही उन जंगलों के लिए भी लाभकारी हो। तो होता क्या था कि वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर जो जंगलों में विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक पेड़ हुआ करते थे, अलग अलग प्रजातियों के वृक्ष हुआ करते थे, इनको प्राकृतिक वनों को काट डाला गया और इनको काट कर इनकी जगह पर सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। समझ रहे हैं ना आप लोग कि अलग अलग प्रजातियों के, जैसे सपोज करो आप आम, इमली, आंवला, पीपल, बरगद, हर प्रजाति के पेड़ लगे थे जंगल में, उन सबको काट दिया गया और ये बोला नहीं अब आंवला ही आंवला लगाओ, आंवला ही आंवला लगाओ, मतलब एक ही प्रजाति के एक ही लाइन में आप पेड़ लगा दो। इसको बोला गया बागान, इसको बोला गया प्लांटेशन। और इस प्लांटेशन को ही आज के जो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं ये गलत पद्धति है, इसको हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते। उस समय उसको लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति नाम दिया, वैज्ञानिक वानिकी नाम दिया। वन विभाग के वैज्ञानिकों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, अलग अलग किस्म के पेड़ों के क्षेत्र की नापजोख की, वन प्रबंधन की योजनाएं बनाते, पेड़ों को काट के अलग कर देते, अलग प्रजातियों के खाली जमीन पर एक ही प्रकार के पेड़ लगाते और ये तय किए जाते कि उस विशाल कृत्रिम वन क्षेत्र जिसको प्लांटेशन कहते हैं हम, जिसको बागान कहने लगे, उसका कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा और कटाई के बाद खाली पड़ी जमीन पर फिर से उसी प्रजाति के या निर्णय अनुसार किसी दूसरी प्रजाति के पेड़ लगाए जाने थे, ताकि कुछ वर्षों बाद वे पेड़ भी कटाई के लिए फिर से रेडी हो जाएं। और फिर इस तरह से व्यावसायिक वानिकी की एक नींव रखी गई और व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत हुई। अब इस अध्याय में व्यावसायिक वानिकी के प्रभावों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो इसको हम देख सकते हैं कि कितने बिंदुओं में हम इसको देखेंगे। वन्य समाज और उपनिवेशवाद अध्याय का यह जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत,
व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत हो जाने से हम आज देखेंगे कि लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। डेफिनेटली जिस जंगल पर लोग निर्भर थे, बेरोक टोक आते जाते थे, किसी तरह का कोई नियम नहीं था, उन जंगलों को वे अपना समझते थे, अब वे जंगल उनसे पराये हो रहे थे। वहाँ पर जाने के लिए उनको मे आई कम इन सर कहना पड़ रहा था, और अगर धोखे से बिना पूछे एंट्री हो गई तो उनको सज़ा मिलती थी। चलिए ठीक है, उनका आम जीवन प्रभावित हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो प्रभावित हुई वह थी खेती। एक खेती का प्रकार हुआ करता है झूम खेती, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वह कैसे प्रभावित हुई उसके बारे में देखेंगे। वन्य समाज में रहने वाले लोग अपनी परंपरागत पूजा पद्धति इत्यादि के लिए और अन्य चीज़ों के लिए शिकार किया करते थे, मांसाहार के लिए भी शिकार इत्यादि करते थे। लेकिन अब शिकार की आज़ादी वन्य समुदाय से छुड़ा ली गई, छीन ली गई, और अब वो किसे दी गई, इसे भी हम इस अध्याय में इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। और फिर ये देखेंगे कि जब लोगों से उनके खेती के अधिकार छीन लिए गए, उनसे शिकार करने के अधिकार छीन लिए गए, तो उन्होंने क्या किया। तब सृजन होता है नए व्यापार का, नए रोजगार का और नई सेवाओं का। इन सारी चीज़ों को आज हम इस अध्याय में देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, इस बिंदु को देखते हैं हम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भारत सरकार, उस समय भारत सरकार अंग्रेज़ों की सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार को ही हम भारत सरकार कहेंगे बार बार, आज़ादी के पहले की हम बात कर रहे हैं। जब सरकार ने जंगलों का विनियमन कर दिया, मतलब जंगलों के नियम निर्धारित कर दिए और जंगलों को तीन भागों में डिवाइड कर दिया, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन। अब ये जो डिवीज़न हुआ था जंगलों का, ये सरकार ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया था, ताकि उनको व्यावसायिक उन्नति मिल सके, उनके व्यापारिक हितों की पूर्ति हो सके। इसका प्रभाव वन्य समाज में अलग पड़ना था। क्योंकि जंगलों को दोनों लोग, भारत सरकार अपने चश्मे से देख रही थी और वन्य समाज अपने चश्मे से देख रहा था। भारत सरकार को, ब्रिटेन की जो भारत सरकार थी उस समय, उसको जंगलों में, पेड़ों में पैसे लदे हुए दिखते थे। उनको इंग्लैंड की तरक्की दिखती थी, उनको वहाँ से कच्चा माल दिखता था जो उनकी फैक्ट्रियों में जाना होता था। लेकिन वन्य समुदाय जो पूरे तरीके से जंगलों पर निर्भर था, उनको अपनी चीज़ें दिखती थी कि हाँ, हम यहाँ से पेड़ तोड़ेंगे, इस जंगल की लकड़ी काटकर हमारे घर में लगाएंगे, इस एरिया को साफ करके हम यहाँ खेती करेंगे। इस तरह की चीज़ें थी। दोनों अपने अपने तरीके से उन जंगलों के बारे में सोच रखते थे, उन जंगलों से सुविधाएं पाना चाहते थे। और बस यही वजह थी कि क्लैश होता है दोनों की सोचों में और आगे चल के विद्रोह का रूप धारण करता है। वह हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया, इसको हम समझ रहे हैं जंगलों के विनियमन ने, व्यावसायिक वानिकी ने। तो बस चलिए हम देखते हैं कि जंगल विभाग यानी सरकार जंगलों से क्या चाहती थी, और उसके पहले कि सरकार क्या चाहती थी ये जाने, हम देखते हैं वन्य समाज जंगलों पर कैसे निर्भर था। और जब ये जंगलों का विनियमन हुआ, जंगलों में आने जाने पर पाबंदियां लगी, जंगलों के प्रबंधन के नियम कानून बन गए, तब वन्य समाज और आम समुदाय के लोग कैसे प्रभावित हुए, चलिए हम उसको देखते हैं और समझते हैं। ब्रिटिश कालीन जो वन विभाग था, उनको ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी, उनको इस तरह के पेड़ों की आवश्यकता थी जिनसे उनको जहाज बनाया जा सके, सीधी लकड़ियों वाले, मजबूत लकड़ी वाले, साल, सरई, सागौन इत्यादि के। ऐसी मजबूत लकड़ी की आवश्यकता थी जिससे रेलवे की पटरी बनाई जा सके, स्लीपर बनाई जा सके, मतलब सख्त, लंबी और सीधी हो। और इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि सागौन, साल, सरई ऐसे पेड़ की प्रजाति सबसे अच्छी थी, और इन प्रजातियों के चक्कर में दूसरी किस्मों को काट डाला गया। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रामीण थे, उनकी जंगलों से अलग ज़रूरतें पूरी होती थी। जैसे उनको जंगलों से ईंधन मिलता था, चारा मिलता था, पत्तों की पूर्ति मिलती थी, और इसलिए वे जंगल में अलग अलग प्रजाति के वृक्षों का मेल चाहते थे। वे चाहते थे कि जंगल में एक ही प्रजाति नहीं, अलग अलग प्रजातियां हों। तो चलिए सबसे पहले हम देख लें कि ग्रामीण जन जो है या वन्य समाज जो है वह जंगलों से और क्या क्या चाहते थे। तो ग्रामीण जन वन्य इलाकों में जो रहने वाले लोग थे, वे कंदमूल, फल, पत्ते, वन उत्पाद इत्यादि विभिन्न ज़रूरतों के लिए उनका उपयोग करते थे। वन उत्पादों का कंदमूल लेते थे, वहाँ के फल फूल लेते थे, पत्ते लेते थे। अच्छा, कंदमूल क्यों? फल या कंदमूल वो बहुत पोषक खाद्य पदार्थ होते हैं।
विशेषकर मानसून के दौरान जब फसलें जब तक घर में कटकर ना आई हों तब तक वे जंगली उत्पादों के रूप में फल और कंदमूल फल पर डिपेंडेंट होते थे, उनको खाकर अपना वो बारिश का समय बिताया करते थे। इसके अलावे दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था, वो भी उनको उन्हीं जंगलों से मिलते थे। लकड़ी का सामान्य प्रयोग वे लोग हल बनाने के लिए करते थे, खेती के अन्य औजार बनाने में किया करते थे। इसके अलावा बांस से बाड़ें बनाई जाती थीं, छतरी, टोकरी, ये तमाम तरह की चीज़ें बांस का प्रयोग करते हुए वे लोग बनाते थे। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जाता था। आजकल जो प्लास्टिक की बाटलें आ रही हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं, प्लास्टिक वैसे भी हार्मफुल है। उस समय सोचिए वन्य समुदाय जो कुम्हड़े की या लौकी की जो बेल सूख जाती का जो फल सूख जाता है, उसको सुखाने के बाद अंदर छेद करके और उसमें पानी भर के जंगलों में जाया करते थे। पत्तों को जोड़कर खाओ और फेंको किस्म की पत्तल और दोने बनाए जाते थे। तो ये दोने पत्तल से तो आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो गए। आजकल डिस्पोजल जिसको हम बोलने लगे हैं, उसकी जगह पर पहले पत्तों की ये चीज़ें बना करती थी, दोना पत्तल। तो दोना पत्तल आज भी मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि दोना और पत्तल पत्तों के ही बनने चाहिए, या ऐसे होना चाहिए जो हमारी धरती माँ के लिए हार्मफुल ना हो, उनको नुकसान ना पहुँचाते हों। इसके अलावा सियादी जो था एक वृक्ष हुआ करता था, उसकी लताओं से रस्सी बनाई जाती थी, और ये आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई भी दे रहा है, ये जो दिख रहा है ये, इससे रस्सियाँ बनाई जाती थी। सेमर एक पेड़ होता है जिसको हम सूती रेशम भी कहते हैं। उसकी कांटेदार जो छाल होती है उससे सब्जियां छीली जाती थीं। जैसे लौकी बनाना हो तो लौकी की ऊपरी जो परत निकालना है ना, तो उसके लिए सेमल के ऊपर जो हल्के हल्के कांटेदार छाल रहती है उससे सब्जियां छीलकर अलग की जाती थी। चाकू वाकू तो होते नहीं थे उस समय। महुए के पेड़ से खाना पकाने के लिए और रोशनी के लिए तेल निकाला जाता था। पहले ये सोयाबीन के रिफाइंड ऑयल वगैरह ये सब नहीं होते थे। महुए के जो फल निकलते थे उससे ही घर में रोशनी के लिए तेल होता था, मिट्टी तेल वगैरह का प्रयोग नहीं होता था, और खाने के लिए भी महुए के तेल का ही प्रयोग किया जाता था। तो जंगलों में लगभग सारी चीज़ें उपलब्ध थीं जो वन्य समुदाय के और वहाँ के आसपास जो समाज रहता था उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति जंगलों से हो जाया करती थी। लेकिन अब जंगल में वन अधिनियम लागू हो गया है। जब वन अधिनियम लागू हो गया है तो अब सब कुछ बदल भी रहा था। तो इसके चलते वन अधिनियम जब पूरे देश में लागू हो गया तो जंगलों से लकड़ी काटना, पशु चराना, महुआ बीनना, बीड़ी पत्ता सुखाना, टोकरी में अनाज भर कर लाने के लिए बांस की जो टोकरियां बनाना, इन सारी चीज़ों पर ब्रिटिश सरकार ने पाबंदी लगा दी। अब पाबंदी लगा दी तो डेफिनेटली ये जीवन तो प्रभावित होना ही था। उसके आम रोज़मर्रा की चीज़ों का मिलना वहाँ पर कठिन होते जा रहा था। अब लोग करें तो क्या करें। वनों के विनियमन मतलब जंगलों में जंगल कानून लागू होने के बाद में लोगों के रोज़मर्रा के जो काम थे वो प्रभावित होने लगे। अब लोग करें तो क्या करें। डेफिनेटली इन चीज़ों के लिए फिर वो चोरी करने के लिए जंगल में घुसेंगे, और जब चोरी करने के लिए जंगल में घुसेंगे तो जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, जो वहाँ पर वन सेवा के जो लोग लगे हुए हैं सरकार की तरफ से, वो उनको पकड़ लेते, रोक लेते, उन पर सज़ा आरोपित करते। तो इनसे बचने के लिए वो क्या करते, रिश्वत देते कि भाई साहब हमें छोड़ दो, बदले में आप चाहो तो पैसा ले लो, या जो भी आप सेवा का है वो हम करने को तैयार हैं। तो इस तरह से जो वन समाज के लोग थे उनका जीवन मुहाल हो गया। महिलाएं जिनको रोज़ खाना बनाने के लिए खुद ही लेके आना पड़ता, जिनको खुद ही खाना बनाना है तो खुद ही जंगलों से लकड़ियां काट कर लेके आना पड़ता था। आपने देखा होगा कि वन्य समाज में या जंगलों में जो समाज रहता है, जनजाति समाज हमारा है या वनों पर निर्भर जो समाज है, वहाँ पर महिलाओं की जिम्मेदारी बड़ी दोहरी हो जाया करती है। वे घर में केवल खाना नहीं बनाती। आजकल जैसे हमारे घर में हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनमें हम अगर मम्मी लोग को देखें या हमारे जो पेरेंट्स हैं जो घर में खाना बनाते हैं, उनको खाना ही बनाना है। खाना बनाने के लिए ईंधन की ज़रूरतों के लिए उनको बाहर नहीं जाना है, गैस सीधे घर में आ जाना है। लेकिन उस समय उपनिवेशवादी काल में महिलाओं को खाना भी बनाना होता था और खाना बनाने के लिए ईंधन की व्यवस्था करने जंगल जाना पड़ता था। तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें तो महिलाओं के सामने आने वाली थी। तो इस तरह हमने देखा और समझा कि वन अधिनियम लागू होने के बाद में आम जीवन मुश्किल हो गया, थोड़ा सा उनको ज़रूरतों की चीज़ें पूरी करने के लिए समस्याएं सामने आने लगी। अब एक बात और समझ में आई, केवल इन चीज़ों के लिए, केवल महुआ बीनना, बांस तोड़ के लाना, जंगली जड़ी बूटियाँ, कंदमूल फल लेके आना, ये चीज़ें तो प्रभावित हुई ही। एक सबसे बड़ी चीज़
जो प्रभावित हो रही थी, जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाली थी, वह थी खेती। अब जंगलों में कानून लागू हो जाने के बाद वे एक खेती होती थी, जंगलों को काटकर जो मैदान बचता था उसमें राख हो जाती थी, उन राखों में बीज डाल दिया करते थे और उसमें फसलें उग जाया करती थी। 2-4 साल खेती करते थे और इसके बाद उनको 12-15 साल 18 साल के लिए फिर छोड़ दिया करते थे ताकि नया जंगल उग जाए और दूसरा जंगल काट लेते थे। काटो और जलाओ पद्धति वाली स्थानांतरी खेती, जिसको झूम खेती कहते हैं, वह भी प्रभावित हुई। चलिए उसको हम देखते हैं और समझते हैं। वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई, चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दुनिया का नक्शा दिख रहा है, पूरे विश्व का नक्शा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जैसे कि मैंने चर्चा की कि यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा असर जो पड़ा वो पड़ा खेती के ऊपर और घुमंतु खेती के ऊपर। घुमंतु खेती क्या होती है, ये केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में की जाती है और इसको झूम खेती भी बोलते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग इसके नाम हैं। जैसे हम दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो वहाँ इसको लादिंग बोलते हैं। मध्य अमेरिका में इस प्रकार की खेती को मिल्पा कहते हैं। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में इसको चितमैन या तावी कहते हैं। श्रीलंका में चेना कहते हैं। भारत के अलग अलग भागों में इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में झूम, राजस्थान हरियाणा तरफ, गुजरात तरफ नेवड़, धया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साइड बेवर, खंदात, आंध्र प्रदेश और अपन इधर तमिलनाडु तरफ जाएं तो कुमरी, पोडू, पैंदा, इस तरह के नाम इस खेती के लिए प्रयोग में लिए जाते थे। तो ये खेती एक्चुअल में होती क्या थी, चलिए सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं और समझ लेते हैं। इस खेती में क्या होता था कि घुमंतु कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा जाता था और उसको जलाया जाता था। मतलब जंगल का एक हिस्सा आदिवासी चुन लेते थे कि हाँ ये हिस्सा खेती के लिए ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको काट लें। काटने के बाद उसको आग लगाते थे। आग लगाने के बाद में जब वहाँ पर राख हो जाया करती थी तो उस राख में बीज बो दिए जाते थे और इन बोए हुए बीजों से जो फसल उगती थी मानसून के बाद अक्टूबर और नवंबर में इन फसलों को काट लिया जाता था। सामान्यतः जो ये फसलें होती थीं ये मोटे अनाज हुआ करते थे। अब इन खेतों पर 2 साल 3 साल खेती की और इसके बाद फिर इनको 12 साल 18 साल के लिए परती छोड़ दिए। परती क्या होता है ये आप भूगोल के वीडियोज़ में जाकर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। परती यानी खाली छोड़ दिया, कोई खेती नहीं की जाती थी। अब परती भूमि पर जंगल फिर से पनप जाते थे। इस तरह की खेती के अंतर्गत अलग अलग तरह की मिश्रित फसलें उगाई जाती थी। जैसे मध्य भारत में, अफ्रीका में ज्वार और बाजरा उगाया जाता था, जबकि ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका में मक्का या फलीदार सब्जियां या फलीदार फसलें उगाई जाती थी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि झूम खेती की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। तो झूम खेती की प्रमुख फसलें मोटे अनाज आप याद रखिए, ज्वार, बाजरा, कसावा, मक्का, फलियां। कसावा भी एक बड़ा ही शानदार अनाज होता है। इसके बारे में आप जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एक प्रोजेक्ट वर्क के रूप में हम इसको आपको देते हैं कि कसावा क्या है। इसको आप सर्च कीजिए, गूगल वगैरह कर सकते हैं आप, वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुक जाएंगे कसावा क्या है में, तो हम इस चैप्टर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इस चैप्टर में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि झूम खेती क्या होती है। अब एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि बर्न एंड स्लैश पद्धति यानी काटो और जलाओ पद्धति, यानी किसी जंगल को काट दिया, जला दिया, राख में बीज बो दिए, फसल उग गई, उसको काट ली। मानसून के दिनों में बारिश पर निर्भर थी, सिंचाई के साधन होते नहीं थे। अब इसके बाद में 2-3 साल खेती की और छोड़ दिए। अब अपने आप वहाँ पर जंगल उग जाए तो ठीक और ना उगे तो ठीक। अब अंग्रेजों को खेती का ये तरीका बड़ा खराब लगता था। काटो और जलाओ पद्धति वाली ये जो तरीका था खेती करने का, इसको देखकर जो यूरोप के फॉरेस्ट कंजर्वेशन करने वाले, जंगलों को प्रबंधित करने वाले लोग जैसे ब्रेंडिस जैसे लोगों की नज़रों में ये बड़ा ख़राब लगता था। उनको लगता था अरे ये तो हर साल ऐसे जंगल काटते जाएंगे 2-3 साल में, इसमें तो फिर हमारा क्या होगा। उनके मन में ये भाव आते थे। क्योंकि वे जंगलों से एक ही प्रकार की फसल उगाना चाहते थे और अब उनकी झूम खेती की वजह से वो मंसूबे प्रभावित हो रहे थे। उनको लगता था कि जिन जंगलों में हर साल 2-3 साल के अंतराल में पेड़ों को काट के खेती की जा रही हो और 10-12 साल के लिए, 18-20 साल के लिए पुनः जंगल उगाने के लिए छोड़ दिए जा रहे हों, तो फिर ऐसे जंगलों से हमारे लिए जहाज़ के लिए लकड़ी कहाँ मिलेगी,
हमको रेल के स्लीपर बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ मिलेगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये थी कि जो ग्रामीण लोग थे वे विविध प्रजाति के पेड़ों को लगाना चाहते थे वहाँ पर, ताकि नेचुरली जो पेड़ उगे वो उनके लिए फ़ायदेमंद होते थे। जबकि जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश सरकार भारत में थी, वो डेडिकेटेड वृक्ष चाहते थे, डेडिकेटेड प्लांटेशन चाहते थे, किसी प्रजाति विशेष के वृक्ष लगाना चाहते थे। तो उनके इन मंसूबों पर भी पानी फिर रहा था इससे। साथ ही खेतों के लिए जब ये जनजाति लोग जंगलों में आग लगाते तो जो बेशकीमती लकड़ियाँ थी वो भी जल जाती, और दूसरे जंगल जिनको वो जलाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन दावानल तो दावानल है, फॉरेस्ट फायर इज़ अ फॉरेस्ट फायर, अगर बढ़ गई तो वह उस बेशकीमती लकड़ी को भी जला दिया करती थी। वो जंगल भी प्रभावित हुए जाते थे। तो ये सारी वजह थी। इसके अलावा घुमंतु जो खेती होती थी उस खेती पर लगान कैसे लें आखिर। अब लगान के लिए एक खसरा, नक्शा या रिकॉर्ड पूरा मेंटेन किया जाता था। अब किसान, आज जो जनजाति किसान हैं, वो 2-3 साल एक जंगल काट कर यहाँ खेती किए, उसको रिकॉर्ड में चढ़ाए, अब वहाँ पर जंगल हो गया। अब दूसरी जगह उन्होंने अपने खेत बना लिए। तो रिकॉर्ड मेंटेन ना होने की वजह से लगान वसूली में भी उन लोगों को दिक्कत आने लगी। ये भी एक कारण था, बड़ा कारण नहीं था लेकिन कारण तो था। और जब अंग्रेज़ों को लगा कि ये जो झूम खेती है या जनजातीय खेती है, ये हालांकि खेती दुनिया की सबसे पुरानी कृषि पद्धति है। इन सारी चीज़ों पर हम कभी आगे अलग वीडियोस में चर्चा करेंगे। जैसे जैसे हमारे चैनल पर अलग अलग तरह के वीडियोस आते जाएंगे, हम इनको देखेंगे। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो झूम खेती है, इस खेती की वजह से अंग्रेज़ों के जो व्यावसायिक मंसूबे थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, और इसकी वजह से उन्होंने अब क्या किया, कड़ा रुख अपना लिया। जंगलों में नियम लागू कर दिए, और जो इन नियमों को उल्लंघन करता उनको सजा देते। कई जनजाति समुदायों को जंगल से विस्थापित होना पड़ा, और नहीं हुए तो उनको जबरन जंगल से बाहर कर दिया गया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ लोगों ने तो अपने रोजगार ही बदल दिए कि भैया आप जंगल में अंग्रेज़ों से माथा फोड़ी कौन करे, उससे अच्छा ये है कि हम अपना रोजी रोजगार ही बदल लें, हम अलग जाकर को दूसरे रोजगार धंधे तलाश लें, ये कर लें। और कुछ लोगों ने विद्रोह किया। उन विद्रोहों के बारे में आप पढ़ेंगे कब, अगली कक्षा में, जब 10th क्लास में जब आप जाएंगे तब आप पढ़ेंगे वनवासियों का विद्रोह, किसानों का विद्रोह, ये सब इसी वजह से हुआ था। तो इस अध्याय को आप जितना अच्छे से समझेंगे, 10वीं की जो वो टॉपिक्स हैं वो आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। इतिहास में गांधी जी का अध्याय में असहयोग आंदोलन वाला चैप्टर पढ़ेंगे जब क्लास 10th में आप, तब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये विद्रोह आखिर अंग्रेज़ों के खिलाफ क्यों हुए थे। राइट। तो ये तो खेती के बारे में देख लिया कि खेती प्रभावित हुई। सबसे पहले लोगों का आम जनजीवन देखा, वो कैसे प्रभावित हुआ। फिर हमने देख लिया खेती कैसे प्रभावित हुई। अब आप लोगों को बता दें कि जनजातीय समाज में शिकार का बड़ा प्रचलन था। छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारना और उनको खाना आम बात थी, और कई बार बलि इत्यादि के लिए उनके जो कस्टम्स हुआ करते थे, परंपराएं हुआ करती थी, उनकी वजह से भी वे शिकार किया करते थे। लेकिन वन अधिनियम लागू हो जाने के बाद शिकार पर भी पाबंदियां लगा दी गई। लेकिन शिकार पर पाबंदी लगाई गई, उस पर पक्षपात किया गया। चलिए हम उसको देखते हैं और समझते हैं कि आखिर शिकार की आज़ादी किसे थी और किस पर पाबंदियाँ थी। चलिए, शिकार की आज़ादी किसे थी, इस चैप्टर को चलिए हम आरंभ करते हैं। वन कानूनों के पहले जंगल में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने बताया कि छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन कर लिया करते थे। हिरन है, तीतर है, बटेर है, ये सारी चीज़ें मार के वो लोग जनरली उसको खाया करते थे और अपना जीवन चलाते रहते थे, सामान्य जीवन चलता रहता था। लेकिन उनकी यह पारंपरिक प्रथा जो उनकी चली आ रही थी सदियों से, अब वो गैर कानूनी हो गई। अब आप सोचिए कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और घर में किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं और अचानक नियम आ जाए कि नहीं अब इसका उपयोग करना गैर कानूनी हो गया है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को खराब लगेगा। आपके अंदर एक विद्रोह की ज्वाला उठेगी। यदि आप कमज़ोर हैं तो आप श्राप देते हुए कि सरकार नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए और आप निकल लेंगे। लेकिन यदि आप कमज़ोर नहीं हैं, बहादुर हैं, तो आप इसका प्रोटेस्ट करेंगे, इसका विरोध करेंगे, और इस तरह से फिर विद्रोह का जन्म होगा, जिसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि छोटे मोटे शिकारों पर पाबंदी लगा दी गई और उन लोगों को शिकार करने पर दंडित किया जाने लगा। अब यहाँ तक तो ठीक था कि चलो छोटे मोटे शिकारों पर, आखेटों पर रोक लगा दी गई, किंतु एक जो बड़ी बात थी वह वन्य समाज को बहुत ज़्यादा खटकती थी। वह ये खटकती थी कि आपने हमारे परंपरागत शिकार करने पर तो रोक लगा दी,
हमारी मछली मारने तक पे रोक लगा दी, हमारे तीतर, बटेर, हिरन इत्यादि छोटे खरगोश वगैरह जो जानवर मारते थे उन पर भी रोक लगा दी। लेकिन बड़े जानवरों का शिकार करना, जिसको आखेट कहा जाता है, वह एक खेल बन गया। शिकार अलग चीज़ है, लेकिन आखेट शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जानवरों को मारना एक मनोरंजन का साधन बन गया, एक आखेट बन गया, एक खेल बन गया। ये चीज़ उनको खराब लगती थी। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना तो हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि दरबार में, मुगल काल में, उसके पहले हम देखते हैं कि मौर्य काल में, गुप्त काल में, प्राचीन भारत की बात करें या मध्यकालीन भारत की बात करें, शिकार हुआ करते थे। अनेक मुगल आकृतियों में शहजादों और सम्राटों को दिखाया गया है कि वे शिकार कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना रोक दिया और खुद शिकार करने लगे बड़े जानवरों का। चूँकि जंगलों में जो शेर थे, चीता थे, बड़े जानवर थे, इनको जंगली समाज भी जो है आदर की दृष्टि से देखता था, इनका शिकार नहीं करता था, केवल छोटे जानवरों के शिकार किया करते थे। और अंग्रेज ये मानते थे कि जो बड़े जंगली जानवर हैं ये बर्बर आदिवासी समाज या जो पिछड़ा हुआ आदिवासी समाज है इनका प्रतीक है, तो इनको मारा जाए। और अपने आप को एलिट क्लास भी शो करना था कि जब राजा महाराजा शेर, चीतों का शिकार करते हैं तो हम भी तो राजा महाराजा ही हुए ना, जब भारत पे शासन कर रहे हैं। उन्होंने भी शिकार जारी रखे और शिकार करते हुए इन्होंने बाघ, भेड़िए, चीते, शेर इत्यादि जानवरों का शिकार किया और बहुत बड़ी संख्या में शिकार किया। चलिए हम आंकड़े देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने बड़े बड़े जंगली जानवर, शेर, चीते, भेड़िए, इनका शिकार किया हुआ था। चलिए देखते हैं। अगर हम 1875 से 1825 के बीच 50 वर्षों में, कितने, केवल 50 वर्षों की बात करें तो इन 50 वर्षों में इनाम के लालच में ही लगभग 80,000 से ज़्यादा बाघों का सफाया कर दिया गया। कितने, 80,000, मतलब 1 लाख के आसपास। इतने ही लगभग देखा जाए तो 50,000 के लगभग तेंदुए मार डाले गए और भेड़ियों को तो 2 लाख की तादाद में लगभग निपटा दिया गया। बल्कि बाघ का शिकार तो खेल की ट्रॉफी के रूप में भी दिया जाने लगा। बाघ का शिकार करके किसी भी विजेता को गिफ्ट दिया जाता था। एक अंग्रेज अफसर हुआ करते थे, जॉर्ज यूल, याद रखिएगा आप। उसने अकेले ने लगभग 400 शेरों का शिकार किया हुआ था। कितने शेरों का, 400 बाघों का। उस अकेले अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों का शिकार किया था। तो इस तरह से बड़ी तादाद में जानवरों का शिकार किया गया, बड़े जानवरों का। छोटे जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी गई। हिरन नहीं मारोगे, तीतर बटेर नहीं मारोगे, इन पर प्रतिबंध है। शेर मारेंगे, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं, और थोड़े बहुत नहीं, हजारों की संख्या में मारेंगे। लेकिन आगे चल करके पर्यावरणविदों ने इस पर घोर आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से तो आप जंगल का इकोसिस्टम समाप्त कर देंगे, और इस तरह से फिर बाद में और आज भी शिकार पर पाबंदियां हैं, बल्कि टाइगर जैसी चीज़ें तो अब विलुप्ति की कगार पर हैं। इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ वनों के विनाश से। ये तो हमने देख लिया कि आम जनजीवन व्यावसायिक वानिकी से कैसे प्रभावित हुआ। दूसरा हमने देखा कैसे प्रभावित हुई खेती। तीसरा हमने देखा शिकार करने की जो प्रवृत्ति थी, जो हमारी वनवासियों की परंपरागत चीज़ें थी, उसको उन्होंने रोक दिया। अब जब पूरे तरीके से वनवासियों पर शिकंजा कस दिया कि आप महुआ नहीं बीन सकते, आप आम जनजीवन में जो उपयोग आने वाली रोज़मर्रा की चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, तो बेचारे करें तो क्या करें। अब वो लोग इन चीज़ों को लेकर के हताश हो गए। पहले वो लोग कुछ वन उत्पादों को, जंगली जड़ी बूटियों को बेच लिया करते थे, ये सारी चीज़ें कर लिया करते थे। अब उन्होंने इसको त्यागना शुरू कर दिया, और बस यहीं से शुरू होता है नए व्यापार, नया रोजगार और नई सेवाओं का। चलिए हम देखते हैं कि वन्य समाज ने किस तरह से इस परिवर्तन को लिया। चलिए, जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो गया, कंट्रोल स्थापित हो गया। अब जब स्थापित हो गया तो लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, जिनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। उन लोगों की डेली लाइफ इफेक्टेड हुई, खेती के अवसर कम हो गए, शिकार करना प्रतिबंधित हो गया। लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसर मिल गए। कई समुदायों ने अपने परंपरागत पेशे छोड़ दिए और जो वन उत्पाद थे उनका व्यापार करने लगे। अच्छा, ऐसा केवल इंडिया में हुआ हो, हिंदुस्तान में हुआ हो, ऐसा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा देखने को मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये एक पेड़ आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मैनियोक, इसको हम बोलते हैं मैनियोक का पेड़। तो 19वीं सदी के मध्य में जो ब्राज़ील के अमेज़न के जंगलों में मुंदुरुक समुदाय नाम के जो आदिवासी रहा करते थे वो मैनियोक उगाया करते थे। क्यों उगाया करते थे? क्योंकि मैनियोक की जो कंद होता है वह बहुत कीमती होता है। अब इन लोगों ने ये कंद उगाने का काम छोड़ करके रबड़ की आपूर्ति करने का काम शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उन जंगलों में रबर की खेती की जाने लगी, प्लांटेशन रबर का हो गया। जहां पर ये ब्राज़ीली समुदाय मैनियोक उगाया करता था वो जंगल साफ करके यहाँ जंगलों में रबड़ के वृक्ष लगा दिए गए। अब रबड़ के वृक्ष लगा दिए गए तो इन्होंने अपनी परंपरागत कंद इकट्ठा करना छोड़ करके लेटेक्स जोड़ना शुरू कर दिया और कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरीके से व्यापारियों पर निर्भर हो गए। कैसे व्यापारियों पर निर्भर हो गए? लेटेक्स कलेक्ट करते और व्यापारियों को बेचते। अब इस तरह के उनके व्यापार में, रोजगार में परिवर्तन आ गया। हिंदुस्तान में भी वन उत्पादों का व्यापार कोई नई बात तो थी नहीं। मध्यकाल से ही आदिवासी जो समुदाय थे वे बंजारा या अन्य घुमंतू जो समुदाय आया करते थे उनके माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाला, रेशा, घास, गोंद, राल, इन सारे व्यापार करने के सबूत हमको मिलते हैं और ये लोग इनके साथ व्यापार किया करते थे। लेकिन भारत में अंग्रेजों के आने के बाद ये जो व्यापार था जो आदिवासी घुमंतू व्यापारियों के साथ किया करते थे, बंजारों के साथ किया करते थे, इस पर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया हिंदुस्तान में। अंग्रेजों की सरकार भारत में आ गई। अब ब्रिटिश कंपनियों ने क्या किया? जंगल के इन इलाकों को बड़ी बड़ी यूरोपीय कंपनियों के हाथ में विभाजित कर दिया। पूरा इलाका जो था ये छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग यूरोपीय कंपनियों को सौंप दिया और उसका एकाधिकार उनको दे दिया। इजारेदारी एक शब्द आपकी किताब में आया हुआ है। इजारेदारी सौंप दी गई मतलब वन उत्पादों का एकाधिकार। इजारेदारी का मतलब होता है एकाधिकार, उनको सौंप दिया गया। अब स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ पर जंगलों में शिकार करना और पशुओं को चराना, इस पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई। अब जब ये पाबंदी लग गई तो इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी में कुछ कबीले हुआ करते थे जिनको अंग्रेजों ने अपराधी कबीले घोषित किया हुआ था। ये थे कोरावा, कराचा और येरुकुला। ये जो मैप में जहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं, कोरावा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, कराचा कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में और येरुकुला जो थे वे आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में पाए जाते थे। ये लोग चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे, तो ये जो है इनको अपराधी कबीले कहा जाने लगा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 1871 में एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया गया और उसमें इन कबीलों को अपराधी कबीले कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये जंगलों में बने हुए कानूनों का आदतन विरोध किया करते थे, आदतन उल्लंघन किया करते थे, उनको नहीं मानते थे। और ये सरकार की निगरानी में जब इनको अपराधी घोषित किया गया तो इनके पास आजीविका के साधन नहीं बचे। अब सरकार की निगरानी में इनको फैक्ट्रियों में, खदानों में, बगानों में काम करना पड़ा और ये काम वो बड़ी मजबूरी में किया करते थे। तो इस प्रकार वन्य समाज और उपनिवेशवाद, मतलब उपनिवेशवाद का वन्य समाज पर क्या असर पड़ा, इसको हम इस अध्याय में देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं और इतिहास के एक हिस्से के अंतर्गत इसका अध्ययन बहुत ज़रूरी भी है। यूरोपियंस भारत में आए। भारत में आने के बाद इन्होंने जंगलों को लूटना शुरू कर दिया क्योंकि उनके अपने व्यावसायिक हित थे। जंगलों को लूटने की शुरुआत की तो उन्होंने जंगलों को 3 कारणों से लूटने की कोशिश की। नंबर 1, उनको जहाज़ों के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी, रेलवे के लिए स्लीपर चाहिए थे और नंबर 3 जो महत्वपूर्ण था वह था व्यावसायिक खेती। मतलब उनके जो विदेशों में, उनके देश में, इंग्लैंड में जो कारखाने स्थापित थे उन कारखानों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भारतीय जंगलों से की जानी थी या दुनिया में जहाँ भी उनके उपनिवेश थे उन जंगलों से की जानी थी। इस चक्कर में उन्होंने जंगलों के विनियमन की कार्रवाई शुरू की। भारतीय वन अधिनियम बनाया 1865 में। इसके बाद उसमें संशोधन किया, जंगलों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया और जंगल का एक भाग ऐसा बना दिया कि आप उन जंगलों को छू भी नहीं सकते और गलती से यदि आपने वहाँ पर एंटर कर दिया तो ये मान के चलो जैसे आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी हो, आपको दंड मिलना था। और दंड की ये कार्रवाई बड़ी कठोर हुआ करती थी। वनपालों को, वन रक्षकों को, फॉरेस्ट गार्डों को या तो रिश्वत दो या सजा भोगो। तो आम जनजीवन प्रभावित हुआ,
खेती प्रभावित हुई, शिकार करना प्रभावित हुआ, लेकिन प्रभावित नहीं हुए तो अंग्रेजों के व्यावसायिक हित। जिन कबीलों ने, जिन जनजातीय समुदाय ने इन चीज़ों का विरोध किया, उनको अपराधी कबीले घोषित कर दिया गया। उनके लिए अलग से अधिनियम ला दिया गया सन 1871 में, और उसकी आड़ में फिर उन जनजातीय समुदायों ने आत्मसमर्पण लगभग कर दिया और वे खेतों में, खदानों में, बागानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। अच्छा, ये इसका मतलब ये नहीं था कि वो वहाँ काम कर रहे थे तो बड़ा मौज कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी आनंद में बीतने लगी थी। उनसे बेगारी कराई जाती थी, उनकी कार्य परिस्थितियाँ, वहाँ पर जो वर्किंग का जो प्लेस था वहाँ पर बहुत ख़राब स्थितियाँ हुआ करती थीं। उन लोगों को समय पर ना तो पानी मिलता था, ना भोजन मिलता था, और इस वजह से इन समुदायों के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति नफरत भरती गई और इनके प्रति विद्रोह की ज्वाला मन में भराती गई। झारखंड कि संथाल, उरांव जनजातियाँ हों या छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति हो, इन लोगों से भी बेगारी कराई जाती थी। मध्य क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के बैगा जनजाति के एक व्यक्ति का विवरण करते हुए लिखा गया है, अंग्रेज़ों के ज़माने में जेलों में बंद कैदियों को भी भोजन मिलता था, लेकिन हम तो इन लोगों के बागानों में काम करने के बावजूद भूखे रह जाते थे। फाके की स्थिति थी। इतनी बुरी स्थिति से जनजाति समुदाय गुजरने लगा था। ये स्थिति केवल हिंदुस्तान में रही ऐसा नहीं है। हमने बताया कि मुंदुरुक समुदाय जो था वो अमेज़न के जंगलों में लेटेक्स का व्यापार करने लगा था। अब जो व्यापारी थे उनसे वो बेगारी कराने लगे। पुटमाओ क्षेत्र में जो समुदाय थे उनसे बेगारी कराए जाने लगा और मना करते तो उनको मारा जाने लगा। बल्कि ये स्थिति बनी कि एक अंग्रेज अफसर ने तो इतने तरीके से गोलियां मारी कि वहीं पर 40 के 40 लोगों की लाशें बिछ गई, जिसमें बच्चे और औरत भी शामिल थे। डेफिनेटली इनका रिएक्शन होना था। भाई, किसी भी चीज़ को अब दबा कर नहीं रख सकते थे। अंग्रेज़ों के व्यवसायिक हित अपनी जगह थे, लेकिन इन लोगों के तो जीवन पर पड़ी थी, जीवन पर आन पड़ी थी, और इस वजह से इन्होंने विद्रोह का रास्ता अपना लिया। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि वन विद्रोह क्या था, कैसे पनपा और इसके क्या परिणाम हुए। आज के इस कंटेंट में इतना काफ़ी है। आप लोग निश्चित रूप से अब ये समझने लगे होंगे कि इतिहास जो है वह केवल यूरोपीय कंपनियों ने, राजा महाराजाओं ने, राजे रजवाड़ों ने नहीं बनाया, बल्कि इतिहास की धारा में छोटी छोटी वन्य समाज की धाराएं भी विलीन हुई। तब जाकर ये इतिहास चाहे विश्व का हो चाहे हिंदुस्तान का हो बनकर तैयार हुआ है। डेफिनेटली आप लोग इन बातों पर सोचेंगे, समझेंगे और इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग देखते रहिए ई क्लास बाय मनीष सर, और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।